कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब आप ये देखिएगा कि जैसे हम लोगों ने एक चीज देखी कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वो कैसे पता चलता है कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर कोई भी मेरे को फंक्शन दे रखा है और हमसे ये बोला जाए कि फंक्शन है, तो फंक्शन जैसे दे देते हैं हमको, जनरली क्या दे देते हैं, फंक्शन एफ एक्स, है ना। तो अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप ये देखिएगा कि अगर वो फंक्शन आपको कोई लिमिट दे रखी है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो या लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव, ऐसी कोई आपको लिमिट दे रखी है, तो अब उसमें हम ये देखते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, तो हम ये बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट कब करेगी, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगी, तब वो एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है, तो अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसको किस तरीके से करा जाता है वो आपको बताऊंगा। देखो, क्वेश्चन को करने के दो तीन अलग अलग मेथड बुक में बता रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा दो या तीन स्टेप फालतू लगे मेरे वाले मेथड में, मेरा मेथड थोड़ा लंबा लगे, लेकिन ये वाला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये हर जगह एप्लीकेबल है। और सीबीएसई में जो कॉपी चेकिंग होती है उसमें ज्यादा वेटेज इस मेथड को दी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर पेज नंबर 149 पर, ठीक, पेज नंबर 149 पर एग्जांपल नंबर 1 है। चेक द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, चेक द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एक फंक्शन f दे रखा है, वो है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1, at x is equal to 1। तो अगर x is equal to 1 पर वो बोल रहे हैं कि आप ये बताइए, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस का बेसिकली मतलब क्या है, फिर वो भी बताता हूँ। लेकिन पहले क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा। उन्होंने क्या बोला, एट एक्स इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx, सबसे पहले ये लिखना है। LHL एट x इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अगले स्टेप में ऐसे लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और यहां लिख देंगे fx इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, और ये जो 1 माइनस है यहाँ पर x की जगह लिख देंगे f 1 माइनस h। ये स्टेप है, ये आपको स्टेप हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। मान लीजिए वो आपसे बोलते हैं कि आपको लिमिट, आपको ये बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता LHL एट x इज इक्वल टू 2 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, मैं ये लिख देता। और फिर अगले स्टेप में आता लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h। ठीक है, मतलब जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर 2 आ जाता। ठीक है, ये करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो मुझे फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ब्रैकेट में अगर x है तो ये है 2x प्लस 3, अब ब्रैकेट में 1 माइनस एच है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर इसको एक्सपेंड करो तो 2 1 जा 2 माइनस 2h और इधर प्लस 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 माइनस 2h। ठीक है, अब h की जगह आप 0 डाल दीजिए, तो 5 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो 5 माइनस 0 कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी सही है। इसके बाद देखता हूं मैं, ये तो मैंने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, अभी तो सिर्फ ये मेथड बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या तरीका, मतलब ये बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसकी वो बताऊंगा। तो जैसे LHL निकाला, ऐसे ही हम निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। ये निकालने का क्या तरीका है देखते हैं जरा। RHL at x is equal to 1 fx। ठीक है, पहले ये लिखेंगे is equal to लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। ठीक है, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस था, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, 1 की पावर में लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे fx इज इक्वल टू, अब अगले स्टेप में यहाँ क्या लिखा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ 1 माइनस था तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया था 1 माइनस h, अब इधर 1 प्लस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस h, f 1 प्लस h। ठीक है, फिर देखो कि जब ब्रैकेट में x था तो क्या हो गया 2x प्लस 3, अब ब्रैकेट में है 1 प्लस h, तो ब्रैकेट अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3। अब वैल्यू डाल दीजिए, h की वैल्यू 0 डाल दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, 1 इंटू 2 हो गया 2 और 2 प्लस 3 हो गया 5। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5 आ गई। ये दोनों चीजें, ये दोनों वैल्यूज हम बिल्कुल इसी तरीके से हम 11th क्लास में कैलकुलेट करते थे। किसी बच्चे को अगर याद ना भी हो तो अब याद आ गया होगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से निकालते थे और हम राइट हैंड लिमिट इस तरीके से निकालते थे। तो अब आप ये देखिएगा कि अब मैं ये कहूंगा कि ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं वो निकालने के लिए क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। मतलब मुझे निकालना है f1। f1 क्या हो जाएगा, ये जो x है ना, इस x की जगह आपने 1 डाल दिया, तो इधर भी तो x की जगह 1 डालोगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, सिंस LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx। LHL RHL दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, फंक्शन की वैल्यू एट 1, जिस पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो ये f1 के इक्वल है, LHL RHL ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो मैं ये कहूंगा therefore fx is continuous at fx is continuous at x is equal to 1। जो fx है वो x is equal to 1 पर continuous हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब पहले तो ये बता दीजिए कि तरीका सभी को क्लियर है कि नहीं। यस सर। यस सर। यस सर।
Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. दृष्टि, एकांश, ईशान, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अनुष्का, रतिन, मन्नत, प्रबल, बताइए सभी को क्लियर है? अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो ये तो तरीका हो गया इसका। अब ये बेसिकली क्या है कि फालतू में मैं ऐसे ही स्टेप याद कर लूं, रट्टा लगा लूं इसका, तो जरा एक बार मतलब भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ना ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है और इधर वैल्यू है माइनस इंफिनिटी, इधर वैल्यू है प्लस इंफिनिटी, इधर है 0 और इधर है 1। ऐसे ही नंबर तो बहुत सारे हैं, पर मैंने चलो 0 और 1 दिखा दिया। नंबर लाइन पर हम हमेशा बीच में 0, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी दिखाते ही दिखाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ 1 की। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ये माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, 0 और 1, ये हमने 4 चीजें देखी यहाँ पर। मैं फंक्शन की वैल्यू, मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूस है या नहीं वो मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, 1 पर देखना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 1 से मामूली सा छोटा कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 से जरा सा छोटा कर दूं, या फिर अगर मैं x की वैल्यू 1 से जरा सी बड़ी कर दूं, ठीक है, या फिर मैं फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 पर ही देखूं, तो मेरे पास 3 चीजें हो गई। या तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, या 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, या एग्जैक्टली 1 पर क्या वैल्यू है, ये मुझे 3 चीजें मुझे चेक करनी है इसमें। तो आप ये देखिए कि 1 से जरा सी छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। 1 से जरा सी छोटी वैल्यू हो सकती है 0.995, ऐसा हो सकता है। और कोई बच्चा ये बोलेगा कि नहीं जी 1 से जरा सी छोटी वैल्यू तो 0.999995 होगी। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। तो पॉइंट में कोई भी वैल्यू बस 1 से मामूली सा छोटा होना चाहिए। तो उस 1 से मामूली सी छोटी वैल्यू को हमने बोल दिया बेटा 1 माइनस। ठीक है, इसी तरीके से 1 से मामूली सी बड़ी वैल्यू को मैंने बोल दिया 1 प्लस। और इसी तरीके से एग्जैक्टली 1 पर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये तो 1 है ही। तो मैं एक बार लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पर निकालता हूँ, ठीक है, और एक बार लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पर निकालता हूँ, और एक बार 1 पर निकालता हूँ। तो ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई या राइट हैंड लिमिट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो वेरिएबल है, आपका फंक्शन का वेरिएबल क्या है, x है, तो अगर आपने जो वेरिएबल है, अगर आपने वेरिएबल को मामूली सा छोटा भी कर दिया, वेरिएबल को या मामूली सा बड़ा कर दिया, या फंक्शन पर एग्जैक्टली आपने वैल्यू निकाली, तो मेरी वैल्यू सेम आ रही है। इधर भी फंक्शन पर भी वैल्यू 5, राइट हैंड लिमिट पर भी वैल्यू 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी वैल्यू 5। इसका मतलब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। और इस चीज का जो आप में से कॉमर्स और अप्लाइड मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये चीज थोड़ी सी अटपटी होगी, लेकिन बाकी बच्चे जो साइंस वाले हैं उनको बताता हूँ कि इसका जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, और खास तौर पर आप लोग जो अपने घरों में स्टेबलाइजर यूज करते हैं एसी में, उस स्टेबलाइजर में आप इसका सबसे परफेक्ट एप्लीकेशन देखते हैं। कैसे? हम ये कहेंगे कि हमें जो है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो जो कंटिन्यूअस फ्लो है उसी से ये शब्द को आप रिलेट करके देख सकते हैं क्वांटिटी। और वहां पर हम ये कहते हैं कि अगर 220 वोल्ट है वोल्टेज तो आपका एसी परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास जो एसी है, एसी का जो स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर जो है अगर वो डिजिटल वाला है तो आप कंटिन्यूअसली देखेंगे कि भले ही आपकी सोसाइटी में कितनी भी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती हो, लेकिन थोड़ा बहुत वायर्स में लॉस होता है और उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन वोल्टेज का आता है। तो वो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ऐसा आता है कि मान लीजिए आप देखेंगे 211 आ रहा है, कभी कभी 212 आ रहा है, कभी 213 आ रहा है, कभी 217 आ रहा है। तो ये अलग अलग वैल्यूज, मतलब 220 से छोटी वैल्यू। और कभी कभी आप देखेंगे 230 आ रहा है, कभी 231 आ रहा है, कभी 224 आ रहा है। तो ये कौन सी वैल्यूज होगी? 220 से बड़ी वैल्यू। तो स्टेबिलाईजर इज जस्ट टू स्टेबल द वोल्टेज, वो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए होता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर वोल्टेज आपकी ज्यादा भी आ रही है तो वो जो फ्लक्चुएशन है, वो उस फ्लक्चुएशन का असर आपके एसी को जो वोल्टेज मिलती है उस पर नहीं पड़ता।
समझ गए? तो जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर क्या करेगा, स्टेबलाइजर का काम ही ये है कि वो जितना भी झटका है वो सारे झटके खुद झेल लेगा, लेकिन एसी को एक कंटिन्यूअस फ्लो देता रहेगा वो वोल्टेज का। तो क्या है कि यही कॉन्टिन्यूटी का अच्छा एग्जांपल है कि 220 से ज्यादा भी अगर वैल्यू हो जाए, थोड़ी बहुत ज्यादा वैल्यू, मतलब 10 वोल्ट ज्यादा, 11 वोल्ट या 15 वोल्ट ज्यादा, और 220 से 10-15 वोल्ट अगर कम भी वैल्यू हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पर। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी अलग अलग है, राइट हैंड लिमिट भी अलग अलग है, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो अलग है, लेकिन जो आउटपुट है, जो ये जैसे आउटपुट आया है क्या 5 5 5, वो आउटपुट सेम है। मतलब स्टेबलाइजर का आउटपुट किसको जाएगा, एसी को जाएगा, और एसी का आउटपुट यानी कि जो ठंडी हवा है वो कहाँ मिलेगी, वो हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये क्वांटिटी का एप्लीकेशन ज्यादातर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई कि वैल्यू अगर वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए या वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, या एग्जैक्टली जो आपको 1 दे रखा है उस पर अगर आप वैल्यू निकालें तो आपका फंक्शन का जो आउटपुट है वो आपका सेम आएगा, तीनों केस में 5 5 5। तो अगर वो 5 है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो तरीका यही आप अपनाना। आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपको शॉर्टकट मेथड मिल सकता है, आरडी में भी शॉर्टकट मिल सकता है, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये मेथड एनसीईआरटी या आरडी में नहीं मिलेगा, वहां पर भी ये मेथड मिलेगा, लेकिन देयर कैन बी अ बिट ऑफ कंफ्यूजन कि हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने ये मेथड लगा दिया, यहाँ पर ये मेथड लगा दिया, तो वो अलग अलग 2-3 मेथड याद करने से ज्यादा बेटर ये है कि आप एक ही मेथड पकड़ो और आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वांटिटी में जरा सी भी दिक्कत आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f given by fx is equal to x square is continuous at x is equal to 0 or not। x is equal to 0 पर ये continuous है या नहीं है, ये देखना है। एग्जांपल नंबर 2, चलिए एग्जांपल नंबर 2 में है fx is equal to x square at x is equal to 0। fx is equal to x square at x is equal to 0, ये मुझे करना है। तो जरा देखते हैं, वही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तरीका वही है, रटे रटाए स्टेप्स हैं। सबसे पहले कहां पर निकाल रहा हूँ, x is equal to 0 पर, तो लिखेंगे LHL at x is equal to 0 fx। जैसे x is equal to 1 पर निकाल रहा था तो LHL at x is equal to 1 fx करा, अब 0 है तो LHL at x is equal to 0 fx, ये कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आएगा, राइट हैंड लिमिट होगी तो प्लस आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। 0 minus h क्या हो जाएगा, माइनस h। तो लिमिट h tending to 0 f minus h। ठीक है, इतना हो गया भाई। 0 minus 2 लिखोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 0 minus 4 लिखोगे तो माइनस 4 आ जाएगा। सिमिलरली 0 minus h है तो माइनस h ही तो आएगी वैल्यू। खुद देखिए, जब ब्रैकेट में x था तो वैल्यू क्या थी, x का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में माइनस h है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस h का स्क्वायर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस h का स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस h स्क्वायर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर, और h स्क्वायर यानी कि अब h की जगह 0 डाल दो, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जो हमने 11th क्लास में करा था, कि डायरेक्टली कई बार आपके सभी के मन में ये आता है कि अरे ये इतना ज्यादा सॉल्व करके क्यों वैल्यू डाल रहे हो, शुरू में डाल देते ना h की जगह 0। याद रखिएगा, 11th क्लास में जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करा गया था उसमें लिमिट्स में समझाया ही ये गया था कि वंस यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो मैक्सिमम लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन तक आप जाएंगे।
वो करने के बाद में फिर आप लिमिट की वैल्यू डालेंगे, शुरुआत में नहीं डालेंगे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा। आपको 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी मिल सकती है, हालांकि यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रही वो चीज, लेकिन फिर भी आप खुद से आदत डालिए कि जब तक मैं पूरा सॉल्व नहीं कर लेता, जब मुझे ये हो जाता है कि हाँ भाई अब x स्क्वायर आ गया, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तब तक मैं वैल्यू नहीं डालूंगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो यस मैं सर 11th क्लास की उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, दैट इज ऑफ नो यूज। बस इतना आप याद रखिए कि आपको पहले जहां तक मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद लास्ट में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगला देखेंगे RHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h। जैसे 0 माइनस h तो माइनस h ही होता है, ऐसे 0 प्लस h क्या होगा, प्लस h ही होता है वो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो गया fh। ठीक है, अब जो फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा है, जब ब्रैकेट में x था तो x स्क्वायर आ गया, अब ब्रैकेट में h है तो h स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता, अब h की जगह डालो 0, 0 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 0। ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, ये राइट हैंड लिमिट आ गया। आप फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू यानी कि f0 कैलकुलेट करिए, तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो f0 कितना हो गया, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। अब लिखेंगे सिंस LHL at x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx is equal to f0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? Yes, ठीक है, तो क्वांटिटी में आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। अभी के लिए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पहले एक क्लास और हो जाए, आप लोग ठीक ठाक क्वेश्चंस करने पहले, फिर उसके बाद उसका होमवर्क भी आपको दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, thank you. चलिए, Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके ओके।